नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द फेनोमेनन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो चलिए इस एक्शन पोटेंशियल के बारे में, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज एन एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल इज नथिंग बट अ रैपिड इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये बहुत ही तेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो कि न्यूरॉन्स के द्वारा जनरेट होता है to stimulate strongly. When neurons are stimulated strongly enough, then these rapid electrical signals are generated. तो it is basically a brief reversal of electrical charge across the cell membrane. यहाँ हम लोग को एक्शन पोटेंशियल समझने के लिए सबसे पहले 3 कंडीशन समझना पड़ेगा। तो ये जो न्यूरॉन होता है, जब हम लोग रेस्ट में रहते हैं तो न्यूरॉन्स के अंदर इनसाइड जो होता है वो निगेटिव होता है और आउटसाइड ऑफ द सेल जो होता है वो पॉजिटिव होता है। आगे हम ये भी जानेंगे ऐसा क्यों होता है। फिर एक्शन पोटेंशियल जब होता है, ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल इनसाइड पॉजिटिव हो जाता है और फिर जब लास्ट में एक्शन पोटेंशियल हो जाता है तो इनसाइड दोबारा से क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग ये जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि एक न्यूरॉन के पास होता है एक सेल मेम्ब्रेन जो कि ये कंट्रोल करता है कि कौन सा आयन अंदर आएगा और कौन सा आयन बाहर जाएगा। और यही सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट आयन्स को अपने दोनों साइड इस साइड रखता है। तो आयन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो आयन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से होता है। आउटसाइड जो होता है यानी बाहर जो होता है सोडियम प्लस होता है, यानी कि प्लस चार्ज ज़्यादा होता है, और इनसाइड जो होता है पोटासियम प्लस होता है, यानी कि इसीलिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है, जैसा कि हमने पहले ही जब पढ़ लिया है। और ये जो -70 मिली वोल्ट जो चार्ज रेस्टिंग पोटेंशियल जो मेंटेन किया जाता है वो मेंटेन किया जाता है सोडियम पोटासियम पंप के द्वारा। ये सोडियम पोटासियम पंप क्या करता है, हर बार 3 सोडियम प्लस को आउट करता है और 2 पोटासियम प्लस को अपने अंदर ले आता है, जिससे क्या होता है, कीप्स Na प्लस हाई आउटसाइड एंड K प्लस हाई इनसाइड। सोडियम को बाहर ज़्यादा रखता है और पोटासियम को अंदर ज़्यादा रखता है, ये सोडियम पोटासियम पंप। और लीक चैनल्स क्या करता है, इसका काम ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल होता है। तो एक्शन पोटेंशियल के समय में ये लीक चैनल्स अपने आप को खोल देता है, पार्शियली ये अपने आप को खोलता है और उस टाइम में ये सोडियम प्लस को अंदर आने देता है। लेकिन जैसे ही एक्शन पोटेंशियल ख़त्म होता है तो ये दोबारा क्या कर देता है, K प्लस जो बाहर गया था तभी उसको दोबारा फिर अंदर ले आता है। एंड दीज पम्प्स एंड चैनल्स वर्क टुगेदर टू मेंटेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट। अब हम चलिए समझते हैं फुल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल काफ़ी डिटेल में। तो जैसा कि हमने जाना, मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी कि रेस्टिंग पोटेंशियल जो होता है वो -70 मिली वोल्ट के पास मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम प्लस एंड पोटासियम प्लस आर क्लोज होता है, जहाँ पे जिसके कारण यहाँ पे अभी तक एक्शन पोटेंशियल शुरू नहीं हुआ तो होता है। ओनली लीक चैनल्स प्लस पंप आर वर्किंग, जिसके थ्रू लीक चैनल्स और पंप के थ्रू ये -70 मिली वोल्ट का चार्ज क्या रहता है, मेंटेन रहता है। एंड और रेस्टिंग पोटेंशियल ये साइन होता है कि न्यूरॉन जो है वो इनएक्टिव है, लेकिन एक्शन पोटेंशियल के लिए क्या है, रेडी है। एट रेस्टिंग स्टेट द इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन इज निगेटिव, यानी कि -70 मिली वोल्ट कंपेयर टू द आउटसाइड। उसके बाद होता है स्टिमुलस एंड थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट। कोई भी न्यूरॉन जो होता है वो किसी भी स्टिमुलस पे, किसी भी छोटे स्टिमुलस पे फायर नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी न्यूरॉन एक लिमिट, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड बोलते हैं, उस थ्रेशोल्ड को पार करने के बाद ही एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, फायर करेगा, न्यूरॉन फायर करेगा। तो स्मॉल स्टिमुलस जब रहेगा तो नो एक्शन पोटेंशियल होगा, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड होता है -55 मिली वोल्ट का, वहाँ तक ये स्मॉल स्टिमुलस उसको एक्टिवेट नहीं कर पाता है। और अगर स्टिमुलस अगर स्ट्रॉन्ग इनफ है तो वो थ्रेशोल्ड को -55 मिली वोल्ट तक पहुँचा देता है, जिसके कारण ये एक्शन पोटेंशियल को क्या कर देता है, ट्रिगर कर देता है। एंड
After reaching the -55 millivolt, the neurons fire an action potential. अब डीपोलराइजेशन यानी कि डीपोलराइजेशन वैसा फेज होता है जहाँ पे एक्शन पोटेंशियल अपने पीक पर होता है। यहाँ पे वोल्टेज गेट जो होता है, सोडियम प्लस चैनल ओपन रैपिडली, यानी कि यहाँ पे सोडियम प्लस वोल्टेज गेट्स के थ्रू काफ़ी तेज़ी से अंदर आने लगता है, जिससे ये अंदर जो निगेटिव चार्ज रहता है उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। और इतना ज़्यादा पॉजिटिव कर देता है कि ये +30 मिलीवोल्ट और कहीं कहीं किताब में ये भी +45 मिलीवोल्ट तक क्या कर देता है, चार्ज को पहुंचा देता है। सॉरी, +45 मिलीवोल्ट तक क्या करता है, चार्ज को पहुंचा देता है अंदर की सेल को। ये इतना ज़्यादा पॉजिटिव कर देता है। और यहाँ दो का कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में हाई सोडियम प्लस आउटसाइड रहता है और लो सोडियम प्लस इनसाइड रहता है, और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट में आउटसाइड पॉजिटिव रहता है और इनसाइड नेगेटिव रहता है। और यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल राइजेज क्विकली, जैसा कि मैंने बताया -70 मिलीवोल्ट से ये लोग कहाँ चले जाता है, +45 मिलीवोल्ट तक। अगला है द पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल। मैंने बताया कि इतना ज़्यादा ये सोडियम प्लस अंदर आ जाता है वोल्टेज गेट के थ्रू, ये अंदर के चार्ज को +30 या +45 मिलीवोल्ट तक पहुंचा देता है। और उसके बाद जब ये वोल्टेज गेट इनएक्टिव हो जाता है तो सोडियम प्लस आना बंद हो जाता है, जिसके बाद ये पोटेशियम प्लस को दोबारा क्या करने लगता है, जो बाहर चले गया था वो अंदर आने लगता है, जिसके बाद इन चार्ज जो है अंदर का वो फिर से निगेटिव होने लगता है, मतलब रेस्ट में आने लगता है न्यूरॉन। उसी को प्रोसेस को बोलते हैं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में K+ चैनल्स फुल्ली ओपन, K+ चैनल जो होता है जिसके थ्रू पोटेशियम अंदर बाहर जाता है, वो चैनल ओपन हो जाता है और K+ सेल के बाहर चले जाता है, जिससे इनसाइड जो होता है K+ मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द सेल। K+ बाहर चले जाता है और मेम्ब्रेन बिकम्स नेगेटिव अगेन। मेम्ब्रेन पोटेंशियल फिर से +45 मिलीवोल्ट से कहाँ, -70 मिलीवोल्ट तक आ जाता है। उसके बाद होता है हाइपरपोलराइजेशन। तो इसी प्रोसेस में जब K+ बाहर जा रहा होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि K+ बहुत ज़्यादा बाहर चले जाता है, मतलब एक लिमिट से ज़्यादा बाहर चले जाता है, तो सेल जो है वो -70 मिलीवोल्ट से भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, कभी कभी -85 मिलीवोल्ट तक आ जाता है, जिसके कारण सेल जो है बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव हो जाता है। तो यहाँ अब हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे रिटर्न टू रेस्टिंग स्टेट ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल। और जब वही बात है कि -70 वोल्ट तक मिलीवोल्ट तक आएगा तो फिर रेस्टिंग पोटेंशियल हो जाएगा। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड तब होता है जब एक्शन पोटेंशियल अपने पीक पर होता है, यानी कि डीपोलराइजेशन के टाइम में। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब ये हुआ कि एक बार जब न्यूरॉन फायर कर दिया एक एक्शन पोटेंशियल तो दोबारा उसी सेम पीरियड में कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। और होता है दूसरा कॉन्सेप्ट है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड का। यहाँ पर जो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड का जो फिनोमेनन होता है वो हाइपर पोलराइजेशन के टाइम पे होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाइपर पोलराइजेशन के टाइम पे सेल बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, -70 मिलीवोल्ट से भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर जो न्यूरॉन रहता है जो वो एक्शन पोटेंशियल के लिए रेडी नहीं रहता है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस चाहिए, किस चीज़ के लिए, दोबारा इसको -70 मिलीवोल्ट या -55 मिलीवोल्ट तक ले जाने के लिए, ताकि दोबारा एक्शन पोटेंशियल हो। तो जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आएगा तो उस टाइम पे फिर से एक्शन पोटेंशियल हो सकता है। इसी को कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। अगला है की प्रिंसिपल। ये ऑल और नन के प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि या तो एक्शन पोटेंशियल पूरा होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत हो जाएगा, पार्शियली हो जाएगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हुआ फिर रुक गया, ऐसा नहीं होगा। या तो होगा या फिर नहीं होगा। फिर इंटेंसिटी कोडिंग होता है।
स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस रहता है तो बिग गीक इज नॉट इक्वल टू बिगर एक्शन पोटेंशियल, और वहीं पे हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाता है एक्शन पोटेंशियल का। और डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, बिकॉज प्रीवियस सेगमेंट इज रिफ्रैक्टरी, क्योंकि रिफ्रैक्टरी होता है तो उसी टाइम पर कोई दूसरा एक्शन पोटेंशियल नहीं हो सकता, इसीलिए इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा फॉरवर्ड होता है। अब एक्शन पोटेंशियल किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सबसे पहला बात हमारे थिंकिंग के लिए, सोचने के लिए एक्शन पोटेंशियल बहुत ही जिम्मेदार है। दूसरा है मसल कॉन्ट्रैक्शन, हम लोग बॉडी बनाते हैं, जिम जाते हैं तो वहाँ भी हम लोग का एक्शन पोटेंशियल काम करता है। फिर रिफ्लेक्सेस के लिए, न्यूरल साइनेप्स के लिए, फिर सेंसरी परसेप्शन जो हम लोग सुनते हैं या टच जो भी हम लोग सेंस करते हैं उसके लिए भी एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।